हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैफ़े 100 में। तो कल हमने बात की थी कि हम जो भी सब्जेक्ट है अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसको हम एक एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की। हमने बताया भी था हम सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। बिल्कुल आप नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको ज़रूर यहाँ से फ़ायदा होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, और यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही आना चाहिए कि रसायन विज्ञान, तो यहीं से एक शब्द यहाँ से रसायन, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है या रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वही शाखा क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। तो सर्वप्रथम यदि इसकी परिभाषा देखी जाए कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है या रसायनों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। और यदि देखा जाए तो इसकी जो दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंस है वो सर्वाधिक होती है। जो भी हम मेडिसिन्स लेते हैं या और भी जो भी है, उनके अंदर सबके अंदर क्या होते हैं? रसायन होते हैं। और जो रसायन बनाए जाते हैं वो इस ही विज्ञान के थ्रू बनाए जाते हैं, वो है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। यदि हम बात करें केमिस्ट्री के जनक, केमिस्ट्री के जनक हैं एंटोनी वॉन लेवोसियर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो केमिस्ट्री के जो जनक है वो है लेवोसियर। और यदि हम बात करें केमिस्ट्री, यानी कि हमने बात की इसकी परिभाषा की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों या रसायनों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। और यदि रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो वो है लेवोसियर। तो हम सर्वप्रथम इसमें जो शुरू करने वाले हैं, जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा द्रव्य एंड उनकी अवस्थाएं। तो केमिस्ट्री में जो पहला अपना चैप्टर रहेगा वह रहेगा द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं। द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर एंड, और अवस्थाओं को कहा जाता है फेज। तो हम इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं। तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो द्रव्य शब्द है, ये द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है, यानी कि मैटर क्या होता है? तो मैटर, आप ब्रह्मांड या प्रकृति में जो भी चीज़ देखते हैं जिसका कुछ आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरता हो और जिसका कुछ मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, वही क्या होता है? द्रव्य होता है। तो प्रकृति में उपलब्ध
वो प्रत्येक घटक सब्सटेंस जिसका जो कुछ स्थान स्पेस घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वह कुछ आयतन वॉल्यूम घेरता हो। तो यहाँ से आपको द्रव्य की परिभाषा याद रखनी है कि प्रकृति में उपलब्ध वो प्रत्येक घटक जिसका कुछ आयतन हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ वो अपना स्थान घेरता हो, तो वो सभी घटक क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे द्रव्य। और द्रव्य के ही जो शुद्धतम फॉर्म होता है, द्रव्य का शुद्धतम रूप, द्रव्य का ही शुद्धतम रूप, द्रव्य के शुद्धतम रूप को ही पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ से आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो द्रव्य होता है उसका जो शुद्धतम प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसकी, वही क्या होता है? वही पदार्थ होता है। तो यहाँ से याद रखना है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो यहाँ से आपको पदार्थ की भी परिभाषा आनी चाहिए कि द्रव्य का जो शुद्धतम रूप है उसे ही क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो यहाँ से द्रव्य एवं पदार्थ की हमने बात की। अब बात करते हैं द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं। यदि द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं देखें तो ये 5 अवस्थाएं होती है। आपने छोटी क्लासों में मात्र 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ा होगा, जो है ठोस, द्रव एवं गैस। सामान्यतः इसकी 5 अवस्थाएं होती है। प्रकृति में केवल 4 अवस्थाएं ही उपलब्ध होती है, जिसके अंतर्गत आती है ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा। और इसकी 5वीं जो अवस्था होती है वो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन संघनन। तो हम बात करेंगे द्रव की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, द फेजेज ऑफ मैटर्स। तो हम द्रव्य की अवस्थाओं की यदि बात करें तो द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन प्रकृति में सिर्फ 4 उपलब्ध होती है। कितनी? 4। जो 5वीं जो अवस्था है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन संघनन, वो एक आर्टिफिशियल अवस्था है, वो एक कृत्रिम अवस्था है जो बनाई गई थी सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन के द्वारा। इसकी भविष्यवाणी की गई थी और आगे जाकर जब इसकी खोज जो है, वास्तविक खोज इसकी वो की गई थी एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन के द्वारा, जिसके लिए उनको 2001 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो हम सिर्फ अभी प्रकृति में उपलब्ध हैं सिर्फ कितनी? 4 अवस्थाएं। और ये 4 कौन कौन सी है? आप एक टेबल बना लीजिए इस प्रकार से। ये है 4 अवस्थाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली अवस्था है ठोस, सॉलिड। दूसरी अवस्था है द्रव, लिक्विड। तीसरी अवस्था है गैस।
और चौथी जो अवस्था होती है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा तो आपने देखा होगा जो ठोस वस्तुएं होती है वो क्या होती है, ठोस वस्तुओं के जो अणु होते हैं या जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। तो सबसे पहले इसके जो अणु है, इसके अणु पास पास होते हैं, इसके अणु बहुत ही पास पास होते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके जो अणु है वो बहुत ही पास पास होते हैं। किसमें? ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। दूसरी बात, इनके अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो अंतर आणविक जो बल होता है, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल सर्वाधिक होता है। तीसरी बात, ठोसों के जो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोसों के आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों, आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो ठोसों के आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और चौथा जो पॉइंट है जो अपना, वो है कि ठोसों का जो घनत्व है, ठोसों का जो घनत्व है वो मैक्सिमम रहता है, सर्वाधिक रहता है। और इनकी जो संपीड्यता होती है, संपीड्यता होती है वो, संपीड्यता जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? शून्य होती है या बहुत ही कम होती है। आपको यहाँ से एक शब्द आया है संपीड्यता। मान लीजिए इस प्रकार से कोई फॉर्म है और इस फॉर्म को दबा दिया जाए, इसको दबा दिया जाए तो इसको कितना दबा सकते हैं? मान लीजिए ये इस प्रकार से एक फॉर्म था और इसको हमने दबा के इतना कर दिया है, तो ये जो दबा हुआ जो पार्ट है, जो हमने इस पर दबाव लगाया है, वही क्या कहलाएगी? इसकी संपीड्यता। यानी कि यहाँ तक जो हमने दबा के इसको फोल्ड किया है, तो ये क्या है? इसकी संपीड्यता। यानी कि हम ठोसों को दबा नहीं सकते। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को हम दबा नहीं सकते। लकड़ी है, लकड़ी को हम दबा नहीं सकते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं दर। तो दरों का आकार तो अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, आकार इनका फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका जो आयतन होता है, इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ये कैसे होता है? मान लीजिए आपके पास पहले इस प्रकार से एक टब था, उसमें 1 लीटर जल था। बाद में आपने इस प्रकार से एक खुले टब में इसको डाल दिया, तो इस प्रकार से फैल जाएगा जल। लेकिन यहाँ पर भी तो जल 1 ही लीटर रहेगा। जल तो चेंज नहीं होगा, जल की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन जल का जो साइज या जो इसकी आकार है वो उसका क्या हो जाएगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा। हम जिस भी पदार्थ में या जिस भी आकार के हम घटक में जल को रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। इस प्रकार से हम कहेंगे कि इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और जो तीसरी बात है, इनमें जो अंतर आणविक जो बल होता है इनका, वो ठोसों की तुलना में कम होता है। अंतर आणविक जो बल है वो ठोसों की तुलना में, ठोसों की तुलना में कम होता है। चौथा, इनका घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है, ठोसों की तुलना में कम होता है। और इनकी संपीड्यता शून्य नहीं होती है, इनकी संपीड्यता शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती है। अब हम बात करेंगे गैस।
सबसे पहले तो इनके जो अणु है बहुत ही दूर दूर होते हैं। इस प्रकार से एक अणु यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस प्रकार से गैसों के जो अणु है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इनका आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और गैसों के अंदर एक गति पाई जाती है जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। तो गैसों के अंदर कौन सी गति पाई जाती है? ब्राउनी गति। और इनके मध्य अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इनकी जो संपीड्यता है वो सर्वाधिक होती है। इनकी संपीड्यता सर्वाधिक होती है। इनकी संपीड्यता सर्वाधिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कई सारी गैसें हम ले सकते हैं। यहाँ पर H2O2 N2 इस प्रकार से कई सारी गैसें ले सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा की बात करने वाले हैं। तो प्लाज्मा, इनका जो घनत्व है, इनका घनत्व सबसे कम होता है। जो प्लाज्मा अवस्था है, गैसों की आयनीकृत अवस्था, गैसों की आयनीकृत अवस्था होती है। ये गैसों की आयनीकृत अवस्था ही क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। और हम थोड़ा सा आगे और बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लेना। और हम आगे जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में, उसके बाद में हम पांचवी अवस्था जो है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा की बात कर रहे थे। प्लाज्मा ये गैसों की आयनीकृत अवस्था होती है। गैसों की आयनीकृत अवस्था होती है। गैसों की आयनीकृत अवस्था होती है। दूसरी बात, इनका घनत्व जो है वो सबसे कम होता है। और ये एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा अवस्था है वो मैक्सिमम जहाँ पर टेम्परेचर रहेगा वहीं पर ये पाई जाती है। तो यदि हम बात करें प्लाज्मा को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो प्लाज्मा की जो खोज है वो लैंग्यूमर नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। लैंग्यूमर नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यदि बात करें कि इसकी जो इसका नामकरण लैंग्यूमर के द्वारा किया गया था। इसका नामकरण जो है वो लैंग्यूमर के द्वारा किया गया था। और बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज विलियम क्रूक्स ने की थी। विलियम क्रूक्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1879 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो नामकरण है वो लैंग्यूमर नामक साइंटिस्ट के द्वारा कब किया गया था, तो ये किया गया था 1928 में। तो यदि हम बात करें इसके नामकरण की, इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण लैंग्यूमर नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1928 के अंदर, और इसकी खोज विलियम क्रूक्स के द्वारा
1879 के अंदर किया गया था। यदि बात करें कि इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पर होती है, तो इसकी उपस्थिति की यदि हम बात करें कि जो प्लाज्मा अवस्था है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये सूर्य, तारों, प्रतिदीप्त नलिका, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सूर्य, तारों और प्रतिदीप्त नलिका, इनमें प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सूर्य पर पाई जाती है, तारों पर पाई जाती है, और प्रतिदीप्त नलिका में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो प्रतिदीप्त जो नलिका है उसके अंदर किस वजह से पाई जाती है, तो आर्गन प्लस Hg वाष्प गैसों की उपस्थिति के कारण क्या बनती है, प्लाज्मा अवस्था बनती है। यदि सूर्य की बात करें तो सूर्य पर पाई जाती है मैक्सिमम H2, और हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोजन लगभग 71% पाया जाता है और हीलियम लगभग 26% तक पाई जाती है सूर्य और तारों पर। तो इस प्रकार से हमने ये प्लाज्मा अवस्था की बात की। अब हम बात करने वाले हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब हम बात करने वाले हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसका नाम है BeC, और इसे कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन संघनन। यदि हम बात करें कि सर्वप्रथम इसकी जो भविष्यवाणी है, जो इसका प्रेडिक्शन है, वो किसके द्वारा किया गया, तो ये इसका प्रेडिक्शन जो है वो किया गया सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय साइंटिस्ट थे, और एक आइंस्टाइन, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन के द्वारा सर्वप्रथम इस BeC अवस्था की क्या की गई, भविष्यवाणी की गई थी। और यदि हम बात करें इसकी वास्तविक खोज कि इसको वास्तविक रूप से किसने खोजा, तो इसको वास्तविक रूप से जो है इसकी वास्तविक खोज जो है वो एरिक कार्नेल, एक साइंटिस्ट है एरिक कार्नेल, और एक थे कार्ल लीमन। इनके द्वारा इसकी वास्तविक खोज की गई, और इस BeC की खोज के लिए ही इन दोनों साइंटिस्टों को 2001 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इसके लिए। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या BeC की खोज के लिए इनको क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो यदि बात करें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इन्होंने क्या किया कि एक जो गैस है, गैस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इन्होंने गैस को ठंडा किया, उस गैस का नाम है रूबिडियम, और रूबिडियम को जब इन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया, तो ठंडा करने के बाद में जो इनको जो अवस्था प्राप्त हुई गैस की, उसे ही इन्होंने क्या कहा, इसे ही इन्होंने BeC अवस्था कहा। तो हम बात करेंगे BeC अवस्था।
यहीं पर एक पॉइंट और लिखना आप कि 2012 में पीटर हिग्स एक साइंटिस्ट थे। पीटर हिग्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हिग्स बोसॉन कणों की खोज की। हिग्स बोसॉन कणों की खोज की और हिग्स बोसॉन कणों को इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने इन कणों को ईश्वरीय कण कहा। ईश्वरीय कण की संज्ञा दी गई। ईश्वरीय कणों की संज्ञा दी, गॉड पार्टिकल्स की संज्ञा दी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 2012 में पीटर हिग्स ने हिग्स बोसॉन कणों की खोज की और इन हिग्स बोसॉन कणों को इन्होंने ईश्वरीय कण कहा, गॉड पार्टिकल्स कहा। और हम बात कर रहे थे कि बीईसी अवस्था है। इन्होंने एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन ने किस प्रकार से बीईसी अवस्था को प्राप्त किया? तो इन्होंने क्या किया, एक गैस ली जिसका नाम है रुबिडियम गैस, और इस गैस को जब इन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इस गैस को ठंडा किया, तो ठंडा करने के बाद जो अवस्था इन्हें प्राप्त हुई, अवस्था इनको प्राप्त हुई, उसी अवस्था को इन्होंने क्या कहा? उसी अवस्था को इन्होंने बीईसी कहा। तो इसी प्रकार से जो एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन थे, इनको क्या कहा जाता है? बीईसी की वास्तविक खोजकर्ता किसे कहा जाता है? एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन को। तो इस प्रकार से हमने पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं हैं उनके बारे में अच्छे से या डिटेल से बात कर ली है। और अब हम बात करने वाले हैं इन अवस्थाओं में परिवर्तन की। अवस्थाओं में परिवर्तन की हम बात करने वाले हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक आप बॉक्स बना लीजिए। इस प्रकार से आप एक बॉक्स बना लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉलिड, सॉलिड ठोस। उसके बाद में हम लिखेंगे द्रव लिक्विड। उसके बाद में हम लिखेंगे गैस, और उसके बाद में हम लिखेंगे प्लाज्मा। तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर पूरी अच्छे से बना लेना है। यदि मैं बात करूँ कि गैस जब किस में कन्वर्ट हो जाए? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाए। गैस जब प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है? गैस का प्लाज्मा में कन्वर्ट होना या प्लाज्मा में बदलना कहलाता है आयनीकरण। क्या कहलाता है? आयनीकरण, आयोनाइजेशन। और प्लाज्मा का पुनः गैस में बदलना, प्लाज्मा का गैस में बदलना विआयनीकरण, विआयनीकरण, डी आयोनाइजेशन। उसी प्रकार से हम बात करेंगे कि यदि गैस द्रव में बदल जाए, और गैस जो द्रव है वो किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। तो यदि गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होता है? संघनन। और संघनन को कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और यदि जो द्रव है वो गैस में बदल जाए तो द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। यदि सॉलिड किस में बदल जाए? द्रव में। कोई ठोस जब द्रव में बदलता है तो क्या होता है? गलने लगता है। तो इसे कहते हैं गलन।
क्या कहते हैं इसे, गलन या मेल्टिंग। और यदि कोई दारू किस में बदल जाए, ठोस में, तो इसे क्या कहते हैं, तो दारू का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण। हिमीकरण इसे कहते हैं फ्रीजिंग। तो यहाँ से बात की है हमने कि कोई प्लाज्मा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, तो उसे विआयनीकरण। और यदि गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाए तो उसे आयनीकरण। यदि गैस दारू में कन्वर्ट हो जाए तो उसे संघनन। और यदि गैस दारू किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, तो उसे वाष्पीकरण। और यदि जो ठोस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, दारू में, तो उसे गलन। और यदि दारू किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में, तो उसे हिमीकरण या फ्रीजिंग कहते हैं। और यदि कोई गैस सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, यदि कोई ठोस सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, यदि कोई गैस सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं निक्षेपण। उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण, डिपोजिशन। निक्षेपण या इसे इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। और यदि कोई ठोस सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो ठोस का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, या इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो बस आज के लिए हम इतने ही रखने वाले हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का गैस में क्या कहलाता है बदलना, क्या कहलाता है विआयनीकरण। और गैस का प्लाज्मा में बदलना आयनीकरण। और इसी प्रकार से हम देखें तो गैस का दारू में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन। और जो दारू है उसका गैस में बदलना वाष्पीकरण। और यदि हम बात करें दारू का ठोस में बदलना, दारू का ठोस में बदलना फ्रीजिंग या जमना। और जो ठोस है उसका दारू में बदलना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गलन या मेल्टिंग। यदि कोई ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और यदि कोई जो गैस है वो सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है, जो ये संरचना है उसे आपको अच्छे से याद रखना है। और इसे हम कहेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। जो अवस्था परिवर्तन जो है पदार्थ का, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। आप यहाँ से आसानी से आप को परिभाषा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हो कि कौन सी जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा पदार्थ किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट प्रस्तुत कर सकें। तो हम बिल्कुल बेसिक से हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो बस देखते रहिए हमारी क्लास। थैंक